हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और या विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है KVS-PRT वाला, जिसमें मैंने पेडागोजी के जितने भी स्टार्टिंग के टॉपिक है लाइक अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया है। टास्क एंड चैलेंजेस जो हैं डेवलपमेंट की वो भी डिस्कस किया है, डिबेट्स भी डिस्कस किया है, इवन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी मैंने आपको बताया है। तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, तब ये आपको टॉपिक समझ आएगा। तो हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपका जो सिलेबस है उसमें दिया है फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड मोरल। तो ये जो डोमेन है यानी विकास का जो क्षेत्र है, फिजिकल का मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, और सोशल जो आपका डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और नैतिक विकास किस तरीके से इस विकास का जो क्षेत्र है कार्य करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डोमेन है वो है फिजिकल डोमेन, जिसे हम शारीरिक विकास का शारीरिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसको अभी हम बस ओवरव्यू में जैसे देखेंगे, बाद में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे ना, ये बस एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। बाद में जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब विकास का जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, उसमें हम ये शारीरिक विकास जितने भी डोमेन हैं लाइक फिजिकल डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस अवस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, या फिर भावात्मक, सामाजिक विकास, नैतिक विकास कैसे होता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में उस अवस्थाओं में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस किस अवस्था में क्या क्या होता है। तो इसीलिए आपको ये पढ़ना है कि डोमेन्स क्या होता है। उसके बाद जब आप अवस्थाएं पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल डोमेन को हम शारीरिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मसल्स हो गए, लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, इनके डेवलपमेंट की बात करता है। इसके अंदर ही आपका पेशी विकास आता है, जिसे मसल्स डेवलपमेंट कह रहे हैं हम। तो इसमें आपकी बॉडी की जो बनावट है उसके विकास की बात की जाती है। और इसमें आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर जिसमें आप बड़ी मसल का प्रयोग करना सीखते हो, यानी जो बड़ी मसल्स होती हैं जैसे लेग्स की, आर्म्स की मसल होती है। तो अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति ग्रॉस टू मोटर होता है, ग्रॉस टू फाइन मोटर की तरफ विकास होता है। मतलब आप पहले बड़ी मसल्स का प्रयोग करना सीखते हो, उसके बाद आप फाइन मोटर का मतलब फाइन मोटर जो स्किल होती है आप में डेवलप होती है। तो फाइन मोटर के अंदर जब आप स्मॉल मसल्स का यूज करते हो लाइक फिंगर और हैंड्स का, लाइक आप क्या करते हो, जब आप अपने हाथ को चलाना सीख जाते हो तो आप लिखना सीखते हो ना, हाथ हिलाते हो उसके बाद लिखना सीखते हो। तो यही होता है फाइन मोटर, ठीक है, जो सूक्ष्म कौशल होता है इसी के अंदर आता है, ठीक है। सेंसरी डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आता है फिजिकल डोमेन में ही। इसमें क्या होता है, इसमें आपका विजन जो साइट है, हियरिंग, टेस्ट और स्मेल का और टच का जो सेंस मतलब डेवलपमेंट होता है इसी के अंदर आता है। तो ये आपका फिजिकल डोमेन के अंदर ही आता है। इसमें आपका सिफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट भी आता है। सिफेलो का मतलब सर से हेड तक, जो कॉर्डल का मतलब टेल होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आपका हेड टू टो मतलब आपका जो सर है और टो मतलब जो पैर की अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा होता है, उस तक आपका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले आप हेड का प्रयोग करना सीखते हो, फिर अपने आर्म्स का, फिर आप लेग्स का, फिर अपने टो का। तो इस तरीके से विकास होता है, मतलब सर से पैर तक होता है, ठीक है। और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है केंद्र से, यानी सेंटर से आपका विकास फिर अलग अलग दिशाओं में हो सकता है। जैसे आपका पहले चेस्ट का होगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, फिर आर्म्स का, फिर आपका फिंगर, इस तरीके से होता है। मतलब सेंटर से आगे यानी विकास होता है इसका, ठीक है। राइट साइड होता है या फिर लेफ्ट साइड, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये सब किसके अंदर आता है, शारीरिक विकास के अंदर आता है, यानी शारीरिक क्षेत्र जो है उसमें आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, यानी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आप इसको बोधात्मक विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आता है, इसमें भाषा विकास भी इसी के अंदर होता है, और ये बौद्धिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आता है। अगर अलग अलग टर्म दिया जाए तो आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो आता है, जैसे कि थिंकिंग, चिंतन करना, परसेप्शन बनाना, मेमोरी जो होती है, रीजनिंग तार्किक होता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट अवधारणा विकसित करना, और समस्या समाधान करना, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो चीज़ें आपके सामने ना प्रेजेंट हो उसके बारे में आप सोचोगे, जैसे मैथमेटिकल चीज़ें जब आप फॉर्मूला वगैरह सोचते हो जो आपके सामने ना हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी जब आपका चिंतन क्या हो जाता है, अमूर्त हो जाता है।
तब ये इसके अंदर आता है। तो ये सब कॉग्निटिव डोमेन होता है जिसके अंदर ये विकास होता है। लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज का जो विकास होता है इसी डोमेन के अंदर होता है। लैंग्वेज जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है भाषा का विकास। जो आपका बोधात्मक होता है और फॉर्मुलेटिंग लैंग्वेज, ये भी एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही आता है। स्पीकिंग जो है ये मोटर एक्टिविटी होता है लेकिन इसी के अंदर आता है। और लैंग्वेज एंड स्पीच जो होते हैं ये हमारे बॉडी के मतलब हमारे ब्रेन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी बात पे जीन पियाजे ने एक थ्योरी भी दी थी जो कि बहुत सपोर्ट करते थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उन्होंने एक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिनमें उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताया था। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जीन पियाजे जरूर पढ़ लेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। जो भी टॉपिक इस सिलेबस से जुड़ा हुआ है थोड़ा भी आएगा तो वो आप एकदम डिटेल में पढ़ लेना। तो यहाँ पे जीन पियाजे को पढ़ना जरूरी है। और अब नेक्स्ट बात करेंगे, हम मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो नैतिक विकास का क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। तो जो मोरल डोमेन होता है इसके अंदर आपका जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर आपका कैसा हो, आपके राइट एटीट्यूड, जो अभिवृत्ति होती है, बिहेवियर होता है और दूसरों के प्रति और सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के अंदर आपका जो बिहेवियर होता है, आपकी अभिवृत्ति होती है, आपका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो सोशल जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं और लॉज होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कुछ नियम होते हैं। जैसे संविधान के अंदर कुछ नियम होते हैं, उस सोसाइटी के अंदर नियम हो गए, उस नियम के अनुसार आपका जो बिहेवियर होता है अगर अच्छा होता है तो वो मोरल डोमेन के अंदर आता है। ठीक है। और इसमें आपको समझ हो जाती है कि क्या सही और क्या गलत है। ये भी मोरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। और इसी बात को पियाजे ने बताया कि पियाजे 2 प्रिंसिपल को रिलेट किया था मोरल एजुकेशन से। उन्होंने जिन पियाजे ने इसमें इन्होंने बताया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो मोरल आइडियाज़ होती हैं, नैतिक विचार होते हैं, वो स्टेजेस में डेवलप होता है। स्टेजेस में जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताया था उसके अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। इन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो जो कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणाएं होती है मोरल की, वो अपने अकॉर्डिंग उस अवधारणाओं को बनाते हैं। वर्ल्ड की जो अवधारणा है विश्व की अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। और इनके अनुसार अगर हम कंक्लूड करें तो इनके अनुसार जो चाइल्ड होता है वो अपना खुद का एक नैतिक व्यू बनाता है, नैतिक विचार बनाता है वर्ल्ड के प्रति, और अपने ही रॉन्ग और क्या सही है और क्या गलत वो खुद ही बनाता है। ठीक है। और पियाजे बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन मेड मोरल जजमेंट बेस्ड ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो चीज़ें ये अपनी तरफ से नैतिक मूल्य, नैतिक विचार को बना रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना रहा है। जो भी वो आसपास अपने देख रहा है वर्ल्ड में उसको अवलोकन करके ही बना रहा है। ठीक है। तो जिन पियाजे ऐसा बिलीव करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोहलबर्ग, जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस भी बताए नैतिक विकास के। तो इन्होंने सीक्वेंस में बताया है कि मोरल डेवलपमेंट, जो मोरल जजमेंट होता है सही और गलत का, वो स्टेजेस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है। और इन्होंने डेवलपमेंट के 3 स्तर बताए हैं, मोरल डेवलपमेंट के नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं। 6 स्टेजेस आपके 3 लेवल के अंदर ही आते हैं। इन्होंने 3 लेवल बताए और एक एक लेवल के अंदर 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी 2 अवस्थाएं होंगी तो 6 अवस्थाएं हो जाएंगी और 3 स्तर होता है। इन्होंने अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इन्होंने कितने स्तर बताए तो 3 लेवल बताए, 3 स्तर बताए। और अवस्थाएं कितनी होती तो 6 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर लेवल की बात करें तो इन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल बताए थे, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था बताया। कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये परंपरागत स्तर होता है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये उत्तर परंपरागत स्तर होता है। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अवस्थाएं होती हैं इन लेवल के अंदर, उसको डिटेल में देखें और इसका हमारे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है ये भी हम देखेंगे। तो उस वीडियो को देखते हैं एक बार। बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जो कि अपनी इसी थ्योरी या नैतिक विकास का जो थ्योरी दिया था, जो स्टेज बताया था, इसके लिए बहुत फेमस हुए थे। तो जैसा कि हमने बात किया मोरल डेवलपमेंट की बात की, तो मोरलिटी होती क्या है वास्तविक, इसको जानने की ज़रूरत है कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है।
तो मोरालिटी वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। देखिए, मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको सही गलत की पहचान करने आ जाए और आप सही गलत के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे। ये होता है आपका मोरल डेवलपमेंट, जब आप सही गलत की पहचान करना जानते हो। देखिए, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में क्या कहा था कोहलबर्ग ने, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, कोहलबर्ग की जो ये नैतिक विकास की या मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसे स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है एवं उन्हें सार्वभौमिक या यूनिवर्सल माना जाता है। देखिए, इन्होंने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ये अवस्थाएं क्या होती हैं, इन्हें सार्वभौमिक माना जाता है कि जो जीवन के कभी भी किसी भी अवस्था में आ सकती है। जैसे कि सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो या इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है, मतलब कोई भी बच्चा हो इस मोरल डेवलपमेंट की अवस्था से अवश्य गुजरता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल भी माना जाता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनको 3 स्तर पर रखा है। जैसे कि 6 अवस्थाएं होती हैं, 6 अवस्थाओं में एक अवस्था में उन्होंने 2 अवस्था रखकर उसे एक अवस्था बना दिया। तो टोटल इन्होंने 3 अवस्था बताई है और 3 अवस्था में 6 अवस्थाएं आती हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी जेट में आ सकता है कि मोरल डेवलपमेंट के लिए कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो कुल इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं और इनको कंबाइन करके 3 अवस्थाएं बनाई गई हैं। तो वो अवस्थाएं क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, आपका पूर्व परंपरागत अवस्था या जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है, ये आपका पहला स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर 2 अवस्थाएं आती हैं। पहला आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट कहा जाता है। इसके अंदर एक और अवस्था आती है जिसे स्टेज ऑफ ईगो या अहंकार की अवस्था या सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो ये स्टेज के अलग अलग नाम है। स्टेज ऑफ ईगो, ईगो का मतलब अपने आप से है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ये भी अपने आप से है। इंडिविजुअलिज्म का भी अपने आप से है। एंड एक्सचेंज। ठीक है, इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, आया आपने जान लिया। ठीक है, सेकेंड जो अवस्था है आपकी परंपरागत अवस्था या जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये आपका कन्वेंशनल स्टेज हो जाता है और इसमें भी 2 अवस्थाएं आती हैं। जो पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था या स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन या प्लीजिंग अदर्स, या हम इसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, बस आप याद कर लीजिए कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन होता है। दूसरी जो अवस्था है इसके अंतर्गत जो आती है वो होती है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है, इसमें अगर सोसाइटी की बात की जा रही है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, तो आपकी ये चौथी अवस्था कह सकते हैं, जो कि दूसरे के अंदर आती है। ठीक है, ये दूसरे अवस्था की पहला अवस्था हमने बताया इसमें प्रशंसा की अवस्था, दूसरी अवस्था हमने बताया सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, आपका ये हो जाता है। तीसरा जो स्टेज इन्होंने बताया था उत्तर परंपरागत स्तर होता है या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, जैसे कि सामाजिक समझौते की अवस्था, इससे स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा अवस्था इसमें बताया है इन्होंने कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इंटरेक्शन स्टेज या कंसाइंस स्टेज भी कहा जाता है, कह सकते हैं स्टेज ऑफ कंसाइंस। ठीक है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे सीक्वेंस में आएगा, एक पिरामिड बना हुआ आ सकता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला आपका ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दूसरा आपका इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, नाम बदल दिया है जबकि वो ये सेल्फ वाला ही अवस्था है जिसमें स्टेज ऑफ ईगो का था। तीसरी अवस्था थी इंटरपर्सनल रिलेशंस, या हम कह सकते हैं ये हमने प्लीजिंग अदर वाला पढ़ा हमने। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये भी सेम है। सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, एंड आपका लास्ट होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस तरीके से आप ग्राफ में याद कर सकते हैं। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि आपकी पहली अवस्था जो बताई थी मैंने, वो है पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके अंदर 2 बताया था मैंने आपको, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था क्या होती है या कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी
व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति या प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। देखिए, किसी घटना या किस के आधार पर जब उसका मोरल डेवलपमेंट होता है तो उसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है, मैं आपको बता दूं, ये अवस्था होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड में हो सकती है। आप कह सकते हैं 4 to 10 ईयर्स के बीच की अवस्था होती है, 4 से 10 साल की अवस्था के अंदर ये आती है। ठीक है। इसमें जो पहली अवस्था है जो प्री कन्वेंशनल में, ये आपकी है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जैसे नाम से समझ आ रहा है, आज्ञा एवं दंड। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का व्यवहार जैसे कि पनिशमेंट के व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराना। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे को दंड देकर ही उसके जो थिंकिंग है उसके व्यवहार को परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब डर या पनिशमेंट के आधार पर वो अच्छा काम करता है। तो ये जो आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है वो किसी अन्य के हाथ में होती है, या तो पेरेंट्स के हाथ में हो सकती है या टीचर के हाथ में हो सकती है। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको पनिशमेंट दी जाती है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो अच्छा काम करता है और इसमें सही गलत का निर्णय दिए गए दंड पुरस्कार से करता है। मतलब देखिए, अगर बच्चा पनिशमेंट का, अब आप मान लीजिए स्कूल में आप नियम को तोड़ रहे हो, स्कूल में अगर टीचर क्लास में आता है, आप क्लास में नॉइज़ कर रहे हो, शोर कर रहे हो, तो टीचर कहता है कि अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप पनिशमेंट के डर से आप उस काम को नहीं करते हो, शोर नहीं मचाते हो। तो एक डर है जो आपको उस काम को करने नहीं दे रहा, तो अब अच्छी तरह से डिसिप्लिन बच्चा बन के रहते हो। तो इस तरीके का जो होता है ये आपका इस तरीके से आपका मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो आपके पनिशमेंट के डर से बच्चा अच्छा काम करता है। आपके पेरेंट्स भी इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको डांटते हैं, आपके मोरल डेवलपमेंट में आपका इस तरीके से भूमिका निभाते हैं। चलिए हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं। ये अहंकार की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ ईगो, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड वाली अवस्था होती है। इसमें जो इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। इसमें जो उसका डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सही गलत की पहचान, अपने सही गलत बनाता है। ठीक है, उसे लगता है कि वह बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो हमारी इच्छा भी पूरी करे। मतलब ये गिव एंड टेक वाला चाहता है कि अगर मैं किसी की मदद करूँ तो वो मेरी भी मदद करे। इस तरह की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता। देखिए, अनैतिक व्यवहार कब होता है, जब आप गलत करते हो। ठीक है, अनैतिक व्यवहार कब होता है, जब आप गलत करते हो। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है वो अपना काम बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, वो अपने आप को सही करने के लिए झूठ भी बोल देता है। जैसे बच्चा अगर चोरी भी करता है तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अनैतिक व्यवहार करता है। मतलब अनैतिक डेवलपमेंट, अनैतिक चीज़ों का पालन करता है, झूठ बोलता है कि मैंने नहीं किया है, ऐसा होता है। तो इस तरीके के व्यवहार को हम कह सकते हैं कि इसमें आता है, अहंकार की अवस्था आती है, जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ बोलता है। और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से समझिए, इट्स ऑल अबाउट मी, डील विद इट। इसमें क्या बच्चा समझता है कि सब कुछ मेरे लिए ही है, मैं जो सही करूँगा वही सही होगा, जो मैं कहूँगा वही गलत, मतलब वही सही होगा, जो मैं गलत कहूँगा वो गलत होगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट, बच्चा जो चाहता है वो करेगा। ठीक है, इसलिए इसे ईगो स्टेज भी कहा जाता है। देन हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज, और वो आपका स्टेज है परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज। ये आपका होता है 10 to 13 ईयर्स के बीच में। ठीक है, 10 to 13 ईयर्स के बीच या 10 से 13 साल के बीच का होता है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। जो पेरेंट्स उनके लिए नियम बनाते हैं बड़ों के नियमों पर आधारित होता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, इस अवस्था को हम देख लेते हैं। जो इसमें आपकी अवस्था है ये आपकी है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन या स्टेज ऑफ प्लीजिंग अदर, मतलब दूसरों को खुश करने की अवस्था भी हो सकती है, या स्टेज ऑफ प्रशंसा की अवस्था भी होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो भी करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है।
हम स्टूडेंट हैं, अगर हम कोई भी काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अगर हमको एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस अवस्था में यही होता है कि बच्चा कोई भी काम करता है वो एप्रिसिएशन पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वो प्रशंसा प्राप्त कर सके। देखिए, अगर आपको प्रशंसा मिलती है किसी काम को करने से, आपकी तारीफ होती है, तो आप उस काम को करना चाहोगे। तो इसलिए जो होता है कि पेरेंट्स और एडल्ट पे ये अवस्था निर्भर होती है। आपका जो नैतिक विकास होता है पेरेंट्स एडल्ट पे निर्भर होता है, समाज पर निर्भर होता है। उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिसमें प्रशंसा नहीं मिलती है। मतलब उस व्यवहार को, अगर मान लीजिए टीचर्स का इसमें बहुत रोल होता है कि अगर बच्चे को अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दे। रिवॉर्ड से वो प्रसन्न होता है कि उसको लगता है कि काम अच्छा है इसलिए मुझे रिवॉर्ड मिला है। मतलब अगर इसमें पनिशमेंट जिसमें मिलता है, जो व्यवहार अच्छा नहीं होता पनिशमेंट मिलती है, तो उसको लगता है कि इसमें प्रशंसा नहीं मिल रही है, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैतिक मानता है। ठीक है, वो उसे खराब मानता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश पर निर्धारित की जाती है। जो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो समाज द्वारा निर्धारित होती है, उसके इन्वायरमेंट द्वारा, उसके परिवार द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि मान लीजिए इसमें भी बच्चा क्या होता है, अगर किसी के लिए कपड़े लाना, किसी को खुश करने की भी अवस्था होती है। मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए कपड़े खरीद रहा है ताकि उसको खुशी मिल रही है कि उसका फ्रेंड मेरा तारीफ करेगा, उसके लिए कपड़ा खरीद रहा है। ठीक है, उसके लिए क्लॉथ्स खरीदता है, ये इसमें आता है। ठीक है, गिफ्ट्स देता है लोगों को, ये आपका इसमें आता है ताकि वो अप्रिसिएशन ले सके। दूसरी जो इसमें अवस्था होती है वो होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। समाज के जो नियम है उनका रिस्पेक्ट करना। उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। इसमें जो होता है कि समाज के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना ही इस पर आधारित होता है। समाज का रिस्पेक्ट करता है जो नियम बने हैं। इस अवस्था में यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। जैसे कि अभी समाज के लिए लोगों से वो अप्रिसिएशन चाहता था, हमने पिछले वाले में पढ़ा। तो इस अवस्था में पहुंचकर वो समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। अभी तक वो रिवॉर्ड और दूसरों को खुश करने से जो अच्छा लगता था उसको वो अच्छा व्यवहार मानता था, उसे नैतिक व्यवहार मानता था। लेकिन अब क्या वो समझ गया है कि जो समाज के नियम के विरुद्ध कार्य होता है वो अनैतिक होता है, जो समाज के अंदर रह के कार्य होता है वो आपका नैतिक व्यवहार होता है। इसकी समझ हो जाती है, मतलब रिस्पेक्ट करने लगता है, जो नियम में बद्ध कर रहता है इसकी जानकारी हो जाती है इस अवस्था में। देन द लास्ट स्टेज जो है आपका, ये है उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें भी दो स्टेज होते हैं, इसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसके दो उप अवस्थाएं होती हैं। पहली बात करें तो हम सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझौता करना सीख जाता है वो। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है, लोगों से कैसे जुड़ के रहना है ये जान जाता है। व्यक्ति वह यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। मतलब समझौता कर लेता है कि समाज है जो हमारे हित के लिए ही कार्य कर रहा है, तो मैं इसके नियमों का पालन करूंगा। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच समझौता टूट जाएगा। इसकी समझ हो जाती है, ऐसा व्यवहार उसके अंदर आ जाता है। परंतु यह इस अवस्था के ये समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों में भी बदला जा सकता है। लोगों के साथ वो जुड़ के रहने लगता है, लोगों के साथ एग्री करना सीख जाता है, समाज के साथ समझौता करना सीख जाता है, लोगों के साथ डिसीजन बनाना सीख जाता है। तो वो समझता है कि अगर मैं समाज में रह के समाज के हितों की बात करूँ तो वो नैतिक व्यवहार होगा, इसकी समझ हो जाती है। मतलब लोगों के साथ जुड़ जाता है। देन बात करते हैं द लास्ट स्टेज जो कि आपका छठवां है, वो है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या इंटरेक्शन स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, या हम इसे कॉन्साइंस की स्टेज ऑफ कॉन्साइंस या विवेक की अवस्था कहते हैं। स्टेज ऑफ कॉन्साइंस जो होता है ये एडल्टहुड में होता है। ये जहाँ से आपका पोस्ट शुरू होता है ना, ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होती है ना आपकी एडल्टहुड में होती है। समझ लीजिए एडल्टहुड या एडोलसेंस में होती है, जो कि आपका स्टेज है 13 to 18, कहीं पे 17 भी दिया जाता है। तो इसमें मेच्योर हो जाता है। तो हम लास्ट स्टेज जो पढ़ रहे थे वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंट्रैक्शन स्टेज, जिसे स्टेज ऑफ कंसाइंस या विवेक की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है, जैसे कि बताया इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है, कंसाइंस स्टेज भी होता है।
इस अवस्था तक व्यक्ति की अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं की व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाती है। अब क्या होता है कि बच्चे में अब समझ हो जाती है कि उसके लिए क्या गलत है, क्या सही है, एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। वो सेल्फ मेड जो नियम होते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि रूल्स बनाते हैं, उसको फॉलो करने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, जैसे कि इसमें इसको जो लगता है कि जो कार्य उचित नहीं है, चाहे वो समाज के विरुद्ध भी हो, तब भी वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। मतलब वो अपने कानून नियम बना लेता है। जो उसको लगता है कि जहाँ पे नैतिक व्यवहार के खिलाफ हो रहा है, वहाँ भी आवाज़ उठा सकता है। और जहाँ पे उसको लगेगा कि ये कार्य समाज के लिए बुरा है, लोगों के लिए बुरा है, वहाँ भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, चाहे वो समाज के विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, उसे सही गलत की पहचान हो जाता है। सो हम कह सकते हैं वी वर काइंड ऑफ होपिंग टू लेट आवर कंसाइंस बी आवर गाइड। इसमें क्या होता है, अपने विवेक को ही अपना एक कह सकते हैं गाइडेंस मान लेता है कि हम कानून रूल्स को फॉलो करेंगे, सारे प्रिंसिपल जान जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इसका टोटली मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। इस अवस्था से बच्चा गुजरता है। ठीक है, जो समाज के नियमों में पूरा फॉलो करता है उसको अच्छी तरीके से। सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, उससे जुड़ा एक छोटा सा कहानी समझेंगे, जो कि कोहलबर्ग ने एक शॉर्ट स्टोरी बताई थी जो कि मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इसको हम कहते हैं द हाइंस डिलेमा, जिसे हम हाइंस की दुविधा भी कह सकते हैं, या हिंदी में हम इसको नैतिक दुविधा या धर्म संकट कहते हैं। तो नैतिक दुविधा या धर्म संकट होता क्या है ये देखिए। नैतिक दुविधा या धर्म संकट तब होता है कि जब आप सही गलत जो कार्य होता है उसको करने में ना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा स्टेप लेना है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सही है आपके लिए और कौन सा गलत है। तो इस दुविधा को कहते हैं हम नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा। अगर आपने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने कोहलबर्ग की डेवलपमेंट थ्योरी बताई है। उससे ही जुड़ा एक छोटा सा स्टोरी था जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है वाकई। तो मोरल डेवलपमेंट में आपने जाना था कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आप सही गलत की पहचान करना या सही गलत में फ़र्क समझ जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो आपका क्या होता है वो मोरल डेवलपमेंट या नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, और ये उम्र के साथ अलग तरीके से हो जाता है। ये मोरल डेवलपमेंट उम्र के साथ अलग तरीके से आपकी जो थिंकिंग है हो जाती है। और इस थिंकिंग को हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। जब आप मतलब आप गलत सही के बारे में सोचने लगते हो तो इसको कहते हैं मोरल रीजनिंग या तर्कड़ा। इसे हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, जो कि एक शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाइंस डिलेमा क्या है। एक छोटी सी स्टोरी है, वो जल्दी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यूरोप की एक कहानी है। यूरोप में एक हाइंस नाम का मतलब एक हस्बैंड रहता था जिसकी एक वाइफ थी। ठीक है, इसका नाम था हाइंस और ये यूरोप में रहता था, यूरोप का एक रेसिडेंट था। इसकी वाइफ को एक बहुत ही जानलेवा बीमारी थी जिसका नाम है कैंसर। इसकी वाइफ को कैंसर हुआ था जिसका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको कि एक दवा है जो इसकी वाइफ को बचा सकती है, जो अभी खोजी जा रही है। ठीक है, डॉक्टर ने इसको हाइंस को बताया कि एक दवा है जो आपकी वाइफ का क्योर कर सकती है, आपकी वाइफ को बचा सकती है। तो उसी टाइम यूरोप में एक फार्मासिस्ट था जो इस दवा की खोज कर रहा था। यूरोप में एक फार्मासिस्ट था जो इस दवा की खोज कर रहा था, और ये दवा कौन सी थी? रेडियम। इस दवा का नाम था रेडियम, जो कि उसकी वाइफ को चाहिए थी बचाने के लिए। ठीक है, तो फार्मासिस्ट जो था अभी इस दवा की खोज की थी। ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या करता है कि चाहता है कि इस दवा को महंगे दाम में बेचना, क्योंकि इसने खोज की थी तो इस दवा को महंगे दाम पे बेचना चाहता है। हाइंस क्या था, इस केमिस्ट के पास हाइंस आता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए। जब उसे पता चलता है कि इसकी खोज हो चुकी है तो इस केमिस्ट के पास हाइंस आता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये मुझे दवा पैसे लेके दे दो। लेकिन ये जो केमिस्ट था ये लालची था, समझिए, क्योंकि इसको अभी था कि इसने ये दवा खोज की है,
इतनी मेहनत से, तो इसकी ये 2 गुना या 10 गुना दाम पे बेचना चाहता था, इस दवा को 10 गुना दाम पे बेचना चाहता था। तो इसने हाइंस को बोला कि तुम मुझे 10 गुना पैसे दो इस दवा के, क्योंकि इसकी खोज मैंने की है, तभी मैं ये तुमको दवा दूंगा। हाइंस क्या था, हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि इस दवा को खरीद सके। ठीक है, हाइंस कंफ्यूज हो गया कि अब वो क्या करे। फिर उसने अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने रिलेटिव से इसने हाइंस ने रिक्वेस्ट की कि उसको कुछ मतलब उधार पैसे दे दे। उनसे कुछ पैसे बोरो किए दवा को खरीदने के लिए हाइंस ने, ताकि उसकी पत्नी बचा ले, मतलब अपनी वाइफ को वो बचा ले। हाइंस ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किए, फिर इन लोगों ने इसको कुछ पैसे दिए। ये पैसे उतने नहीं थे जितने उस दवा की कीमत थी, मतलब उसका आधा। अगर उस दवा की कीमत समझिए 10 गुना है, तो 10 गुना का 5 गुना ही इसने इकट्ठा कर पाया। इसने मनी को मतलब लोगों से इकट्ठा कर पाया, लोगों से लिया। फिर ये फार्मासिस्ट के पास जाता है। फार्मासिस्ट कहता है कि केमिस्ट कहता है कि मुझे दवा दे दो, मैं इसके पैसे बाद में चुका दूंगा, या मैं उधार दे दो, मैं आधे पैसे इसका चुका रहा हूँ, मैं आधे पे कर रहा हूँ, मुझे ये दवा दे दो, ये मेडिसिन दे दो, क्योंकि मेरी वाइफ अगर ये दवा नहीं खा पाएगी, अगर मेरी वाइफ को ये दवा नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर ने बोला है मेरी वाइफ नहीं बचेगी, मर जाएगी, मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। उसने इतना रिक्वेस्ट किया, उसने केमिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि अगर आपने दवा नहीं दिया तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। रिक्वेस्ट करने के बाद भी केमिस्ट ने उसको दवा नहीं दिया। केमिस्ट ने उसको दवा नहीं दिया, बोला कि मैंने इतनी मेहनत से इसकी खोज की है, मैं इसका पूरा पैसा लूँगा। अगले दिन क्या होता है, अपनी वाइफ को बचाने के लिए हाइंस ने क्या चोरी कर दी, उस फार्मासिस्ट की शॉप पे चोरी कर दी, यहाँ उस केमिस्ट के मेडिसिन को चुरा लिया अपनी वाइफ को बचाने के लिए, उसके शॉप को तोड़ के। ठीक है, अपनी वाइफ को उसने बचा लिया ये दवा लाकर। ठीक है, इस दवा से अपनी वाइफ को बचा लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कि क्या इसको ये करना था, चोरी करना क्या सही था या नहीं। कोहलबर्ग थे जो इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहते थे कि जो नैतिक विकास होता है, उसने क्या किया, लॉ के नियम के विरुद्ध जाकर चोरी की। लेकिन वो दो पक्ष था, देखिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी की। एक तो उसने चोरी की, दो कार्य किए, एक तो वो सही भी किया, एक तो गलत भी किया। तो क्या आप क्या सोचते हो कि क्या हाइंस को दवा चोरी करनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही या गलत है, क्यों? क्या क्या यह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? इस तरीके के क्वेश्चन बने जो कोहलबर्ग ने बताए। क्या दवाई बनाने वाला का हक है कि वह दवाई को इतने पैसे में मांगे? क्या पुलिस को रसायनज्ञ की हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए यदि महिला की मृत्यु हो गई है? क्या ऐसी कानून नहीं है जिसमें दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? तो आप देखिए, आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए? क्या वो उसके नैतिक मूल्य के विरोध काम करना, अगर किसी की जान बचा रहा है तो क्या वो गलत है, या फिर वो चोरी कर रहा वो गलत है? तो देखिए, इससे क्या मगर देखिए, अब हमने अगर मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी आपने पढ़ी है, तो पनिशमेंट अगर मिलता उसको क्योंकि उसने चोरी की है, हाइंस को पनिशमेंट मिलता, क्या उसने ये नहीं सोचा उसने चोरी कर ली? तो इस तरीके के क्वेश्चन बने कि जो उम्र के साथ होता है आपकी नैतिकता बदलती है। हाइंस ने क्या अपना खुद का एक लॉ बनाया, अपना खुद का एक नैतिक मूल्य बनाया, नैतिकता बनाई अपनी, एक मोरल बनाया अपना कि उसको ये चोरी करनी है। तो उसने सही गलत की पहचान में कंफ्यूज हो गया वो। क्या आप भी कंफ्यूज हुए इसमें कि ये जो होता है, ये इसी को हम कहते हैं मोरल डिलेमा, जहाँ पे आप डिलेमा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सा रास्ता चुनो, क्या वो सही है वा क्या वो गलत। आप इसमें तो ऊपर आपने मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी कोहलबर्ग की, उसको डिटेल में देखा आपने। तो अभी हम फोर्थ जो है सोशल एंड इमोशनल डोमेन है विकास का, वो डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में सामाजिक एवं भावात्मक विकास का क्षेत्र कहते हैं। सोशल डोमेन में क्या क्या डेवलप होता है ये हम देख लेते हैं कि सोशल डोमेन के अंदर आपकी जो चाइल्ड के इंट्रैक्शन होते हैं विद पीपल, लोगों के साथ, और इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल ग्रुप में, सामाजिक जो ग्रुप होता है
तो इसमें जो सामाजिक ग्रुप होते हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, वो आता है इसमें। इसमें जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका एडल्ट के साथ कैसा रिलेशन है, अपने सहपाठियों के साथ कैसा रिलेशन है, वो आता है। इसमें उसका सोशल रोल कैसा है, ये भी आता है। और वो जो भी समाज के नियम हैं, वैल्यू हैं, उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है और उसमें रह रहे हैं। और जो मोरल सिस्टम है, एडॉप्शन ऑफ मोरल सिस्टम, एंड ये भी इसी के अंदर आता है। और सोसाइटी में उसका रोल क्या है, प्रोडक्टिव रोल क्या है, वो भी इसी के अंदर आता है। ये सब सोशल डोमेन के अंदर ही आते हैं। और इसमें जो बच्चा होता है ये लोगों के साथ रहना सीखता है कि फैमिली में जो लोग हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनसे कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसे रहते हैं। और तो ये फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल डोमेन के अंदर, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। सोशलाइजेशन की बात करें, जिसे हिंदी में समाजीकरण कहते हैं, इज़ ऑल अबाउट लर्निंग टू कोप इन फैमिली एंड सोसाइटी वी लिव इन। यानी जो भी हमारे हमारे परिवार है और हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसके साथ हम किस तरीके से अंतःक्रिया कर रहे हैं, वो आता है। उसके साथ अंतःक्रिया कैसे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आता है इसके अंदर। तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में, फैमिली में अलग अलग हो सकती हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, एक टर्म है, याद कर लीजिए, कि जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो फैमिली के अंदर ही होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ ही होता है। और जो हेल्प करता है चिल्ड्रन को लोगों के साथ इंटरेक्ट, अंतःक्रिया करने के लिए। और सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का भी पता चलता है बच्चे को, कौन सा गलत काम है और कौन सा सही काम है। और कौन सा एक्सेप्ट करने योग्य है और कौन सा नहीं, यानी किस चीज़ों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, वो सब वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, जो कि विद इन द फैमिली होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन को हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जब चिल्ड्रन दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आता है, जैसे कि बाहर, घर के बाहर, जैसे स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, पड़ोसी के साथ। ये सब सोशलाइजेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, जो मीडिया होता है। और इसमें चिल्ड्रन सीखता है कि लोगों के साथ, बड़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। फ्रेंड्स आते हैं, उसके मित्र आते हैं, सहपाठी होते हैं, और दूसरों की फैमिली आती है, जबकि अपनी फैमिली नहीं आती, दूसरों के, जैसे दूसरों के घर के लोग जो हैं वो लोग आते हैं इसके अंदर। तो ये तृतीयक समाजीकरण होता है। अब हम बात करेंगे जो लास्ट वन है, भावात्मक डेवलपमेंट जो होता है, यानी भावात्मक डेवलपमेंट जो होता है बच्चे में, भावात्मक क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। तो द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम। तो जो बच्चे में अपने बारे में, अपने बारे में जो आत्मसम्मान, अपनी आइडेंटिटी के बारे में लेके जो डेवलपमेंट होता है, वो ये इसी के अंदर आता है। और इसमें बच्चा जो भी रिलेशनशिप बनाता है उसमें रेसिप्रोकल इमोशनल रिलेशनशिप होता है, यानी जैसे कि मान लीजिए अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ रहे, तो वो इमोशनल अटैचमेंट होता है। और फीलिंग ऑफ इमोशन दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वंस एज एंड सिचुएशन। और ऐसे फीलिंग और डेवलप होते हैं जो उसके एज ग्रुप के साथ रहने पे होते हैं। तो ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट होती है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इमोशनल डेवलपमेंट के, उसमें हम बात करेंगे अटैचमेंट, जो कि लगाव होता है, और जो बॉन्डिंग होती है, बंधन जो अपने दोस्तों के साथ होता है, वो आता है। तो अटैचमेंट जो पेरेंट्स के साथ होता है बच्चों का, जो उसकी देख रेख करते हैं, देख रेख करने वाले, या फिर जो उसके माता पिता होते हैं, उनके जीवन में उनके साथ जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है, जो डेली इंटरेक्शन होता है, वो आता है इसमें। एंड दिस अटैचमेंट इज हेल्प्ड इन द अर्ली मंथ्स बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग स्किन कॉन्टैक्ट, टॉक्स, पेरेंट्स वाइड फीडिंग, बाथिंग, प्लेट, आई टू आई कॉन्टैक्ट, एक्सेट्रा। तो ये जो अटैचमेंट होता है ये इसके थ्रू होता है, जैसे स्किन कॉन्टैक्ट मदर की वाइफ से या पेरेंट्स की वाइफ जो फीडिंग कराती है, उनके साथ खेलना, आई कांटेक्ट, ये सब इसके थ्रू ये अटैचमेंट जो होता है वो पेरेंट्स के साथ होता है। और ये अर्ली मंथ में होता है बेसिकली। और इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत क्लोज बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इस मतलब इस दौरान, इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, और ये बॉन्ड अच्छा हो जाता है। तो क्या होता है, वो दूसरों के साथ भी सिक्योर फील करते हैं, यानी सुरक्षित महसूस करते हैं कि हाँ, ये दूसरों के साथ भी रह सकते हैं।
तो जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट हो सकता है। और ये लेटर लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अर्ली लाइफ में अगर आपके पेरेंट्स अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अगर आपके पेरेंट्स से जो अटैचमेंट होती है अच्छी होती है, तो वो आप लेटर लाइफ में सिक्योर फील करोगे, सुरक्षित महसूस करोगे। और अगर ऐसा रिश्ता नहीं बनता है अर्ली लाइफ में, तो आप सिक्योर नहीं फील करोगे और लोगों से जल्दी बात नहीं करोगे, इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ये आपको ट्रॉमा हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, टर्मोइल जिसे कहते हैं, या ट्रॉमा जो होता है इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, वो लाइफ में हो सकता है। लेकिन अगर आप सिक्योर फील करोगे तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनल आइडेंटिटी जो है। इसमें बच्चा अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, यानी पर्सनल आइडेंटिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित करता है कि मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। और ये सब डेवलप होता है किसकी वजह से, जो अर्ली ईयर्स होते हैं बच्चे के, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए बाल्यावस्था है, शिशुअवस्था के बाद, तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें अगर वो पेरेंटिंग अच्छी हुई है तो उसको सेल्फ आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा और सेल्फ कॉन्सेप्ट पता चलता है। और जो बच्चे दूसरों को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि जिनका जिनका अर्ली लाइफ है, ऐसा इसमें लिखा गया है, ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो उनका जो अर्ली लाइफ हो वो बहुत नेगेटिव हो और उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो बहुत पुअर डेवलप हुआ हो, तो इसके वजह से वो बाद में चल के क्राइम करते हैं और ये चीज़ें करते हैं। तो इसलिए अर्ली जो पेरेंटिंग होती है, जो देख रेख होती है और गाइडेंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अर्ली लाइफ में होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।